जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है अभी भारतीय संविधान। साथ ही बहुत सारा कमेंट आजकल आ रहा है कि सर आपने लुसेंट जनरल साइंस जो एक अलग सा बुक आता है लुसेंट का, वो आपने कंप्लीट किया है। तो हाँ मेरे भाई, मैं उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया हूँ। बहुत सारे बुक कंप्लीट किया है मैंने। मैं हर वीडियो में नहीं कहता क्योंकि वीडियो फालतू का लंबा हो जाता है उसके कारण से। ओके, और कोई उसका औचित्य नहीं है हर वीडियो में कहना। मैं क्या करूँगा, आज फिर से जितना भी मैंने कंप्लीट किया है उसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। कमेंट में लिंक शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीडियो से डायरेक्ट कॉपी का ऑप्शन मेरे में नहीं आता, तो मैं किसी थर्ड जगह भेजता हूँ, फिर वहाँ कॉपी करता हूँ, फिर कमेंट में पेस्ट करता हूँ, तो काफ़ी दिक्कत होता है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कीजिएगा वहाँ अध्ययन केंद्र, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चले जाइए। वहाँ आपको हर वीडियो का लिंक जब कहोगे कमेंट में हम वहाँ भेज दिया करेंगे, वो आसान होता है मेरे लिए। ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य याद रखना, कोई भी वीडियो देखते हो संविधान या कोई भी, तो पूरा देखा करो क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनता है तो बीच में कोई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपका रह जाएगा। इसके कारण से पूरा देखो, तब पूरा बुक कंप्लीट हो पाएगा। तो चलो मौलिक कर्तव्य स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो 51 के क में है। 51 के क में है। ओके, और ये कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। इसके संदर्भ में एक विषय मतलब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ये किस भाग में है, क्योंकि भाग तो 1, 2, 3 हमने पढ़ लिया है, 4 भी पढ़ लिया, नीति निर्देशक तत्व। ये किस में है? तो ये 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य किस में है? 4 के क में है। अब चलो पढ़ते हैं क्या सब दिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। यहां देखो कुछ इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य से, क्योंकि इसी के अनुशंसा पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग, ठीक ना। इस टाइम में जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और इसे कहां से लिया गया है? रूस से, या कहीं कहीं सोवियत संघ लिखा जाएगा, यूएसएसआर भी लिखा जा सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। याद रखना, कहीं कहीं 51 का ए भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं 51 का फर्स्ट भी लिखा रहेगा, तो क ए फर्स्ट ये सब एक ही है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं गलती करके आ जाना। अब दिया गया मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। जो कौन कौन सा है? जब मूल संविधान तो नहीं कह सकते, जब 76 में जोड़ा गया था तब ये जो ड्यूटी था वो 10 था। ओके, वर्तमान में कितना हो गया है? 11 हो गया है। प्रत्येक, पहला देखो सब आपको याद करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि प्रश्न दे देगा कि इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो पूरा याद रहेगा तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इनडायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, सरकारी संपत्ति है, उसका हम आदर करेंगे। ओके, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज कर रखेंगे और उनका पालन करेंगे। मतलब हमारे देश को जिसने स्वतंत्र करवाया, उनके प्रति भी हमारा क्या होना चाहिए? आदर होना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, बरकरार रखे, मतलब देश की रक्षा करे। ये सब मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतीत्व की भावना का निर्माण करे, मतलब सेम और ब्रदरहुड, मतलब भ्रात जैसा बिहेव, ब्रदर जैसा बिहेव करना है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। यही आपसे बहुत बार ऑप्शन में रहेगा कि ये मूल कर्तव्य में है या नहीं है। बिल्कुल है। पर्यावरण का रक्षा और संवर्धन जो है वो भी हमारे मूल कर्तव्य में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना, ये सब मेन है, ये सब रहेगा आपके ऑप्शन में। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब रेलवे, ये सब जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, बैंक, ये सब का पीसीयू के अंतर्गत जो आता है। व्यक्तिगत
एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए सतत प्रयास रखें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये सीमा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहले जिस टाइम में 1976 में मूल संविधान तो नहीं कह सकते हैं, मूल कर्तव्य ऐड हुआ था, तो उसमें 10 था, 11वां कौन सा है, तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चा को शिक्षा देना ये हमारा मूल कर्तव्य है, और ये 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर। अब आगे जो हमारा 13वां एक्सरसाइज है वो है संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या सब आता है, तो राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यही चीज, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा संघीय कार्यपालिका के तहत नहीं आता है या आता है, जैसे भी आए, तो आपको ये तीनों याद रखना है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, भूलना नहीं इसको। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, राष्ट्रपति में निहित होता है। यह है आपका अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 से ही स्टार्ट होता है राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन 53 में यह लिखा गया है कि कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया, ऊपर पढ़े हुए थे हम लोग। क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका। इस सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे। देखो, भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया, ये तो क्लियर है, क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, फिर से रिपीट करो इसको, मंत्री परिषद जो होता है, पूरा मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका। इसको समझा। संवैधानिक तौर पर जो कार्यपालिका का हेड है वो कौन है, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन रियलिटी अलग है। रियलिटी में क्या है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद जो होता है वास्तविक कार्यपालिका होता है। प्रश्न इसमें आपको फंसाता है अच्छे एग्जाम में। अब देखो, राष्ट्रपति पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत कार्यपालिका हम लोग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे। तो पहले हमारा राष्ट्रपति है, इसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 52, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मतलब प्रधान होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कैसे रिपीट करेंगे। भाग 1 जो था, भाग 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक था। इसमें क्या था कि भारत राज्यों का संघ है। ओके। भाग 2 आया था, उसके बाद 5 से लेकर 11 तक था। इसमें क्या था, नागरिकता के बारे में था, नागरिकता। भाग 3 12 से लेकर 35 तक था। इसमें क्या था, फंडामेंटल राइट, मतलब मूल अधिकार, मूल अधिकार। फिर आया भाग 4। भाग 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, 36 से लेकर 51 तक मूल कर्तव्य नहीं, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद भाग 4 का क में हम लोगों ने क्या पढ़ा, 51 के क में मूल कर्तव्य। अब अगर प्रश्न आपका यह आ जाए कि राष्ट्रपति के बारे में यानी कार्यपालिका के बारे में कौन से भाग में दिया गया है, तो आसानी से टिक करना आप भाग 5 और अनुच्छेद 52 से ये स्टार्ट होगा। इसमें गलती नहीं करना। देखो, थोड़ा बेसिक आपका कंप्लीट रहता है ना, तो जिस प्रश्न का आपको आंसर नहीं भी पता होगा तो थोड़ा एक तुक्का तो नहीं कह सकते हैं ना, थोड़ा अनुभव के आधार पर आप उसको टिक कर पाओगे। तो ये रिवीजन एक बार अपने मन में फिर से रिपीट कर लेना वीडियो देखने के बाद। चलो आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। साथ ही भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति। द्वितीय नागरिक कौन सा होता है, तो उपराष्ट्रपति। गलती से प्रधानमंत्री पे टिक नहीं करना। द्वितीय हेड कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। प्रथम हेड राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो। आप लोग भी हैं भारत के नागरिक। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नहीं यहाँ पे आप लोग छट गए हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये चारों योग्यता अगर आ गया आप में तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना आयु चाहिए, 35 वर्ष। याद रखिएगा, मैक्सिमम आयु, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है,
ये भी बहुत बार आ गया है। अधिकतम सीमा कुछ नहीं है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चुनाव के समय किसी लाभ पत्र, सरकारी पोस्ट पे ना हो, अलग से बिजनेस कर सकता है, ठीक ना, वो भी लाभ ही होता है, लेकिन सरकारी पोस्ट पे ना हो, चपरासी भी ना हो वो। अब आगे देखो नोट, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। देखो फिर से रिपीट करो, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना, मतलब किसी अगर मंत्री पोस्ट पे है ना तो वो लाभ का पद नहीं है। वैसे भी जो लीडर होता है ना वो लाभ का पद नहीं होता, वो सेवा का पद होता है, इसको आपको समझना होगा, ठीक ना, सेवा का पद होता है, वो लोग सेवा करते हैं, कितना अच्छा सेवा करते हैं, सब वाकिफ है इससे। आगे हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54 में दिया गया है निर्वाचक मंडल के बारे में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। देखो मैं बार बार रिपीट करता हूं इसलिए कि ताकि आपको याद हो जाए। अगर रिपीट करना आपको पसंद नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, तब हम वैसे ही पढ़ते चले जाएंगे, ठीक ना। अगर अच्छा लग रहा हो तो यही बताना। अब देखो 54 में क्या दिया गया है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। फिर से रिपीट कर लो, 54 में जो दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेगा, तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित किया जाएगा। देखो अभी तक जो है पुदुचेरी और दिल्ली ही है, आगे आने वाले समय में आपको लद्दाख जो है वो भी इसमें शामिल हो सकता है, ठीक ना, 1-2 साल के बाद ऐसा होगा, अभी नहीं है। अभी आपको ये याद रखना है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, इस पर गौर करना, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अभी तक एकमात्र राजेंद्र प्रसाद थे जो अपना दो टेन्योर यानी 10 वर्ष तक अपना कार्यकाल किए, उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित नहीं हुआ। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ओनली 1 है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, ओके, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। अनुच्छेद 55 में दिया गया है कि किस प्रोसेस के अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो 4 कैंडिडेट खड़ा हो गया तो आपको चारों कैंडिडेट को वोट करना होता है, सबको रेटिंग दो, 1 2 3 4 ऐसे रेटिंग दिया जाता है। मतलब टीचर का जो लीडर चुना जाता है ना वो भी इसी प्रोसेस से चुना जाता है कि आपको एकल संक्रमणीय पद्धति यानी तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। याद रखना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पूरा याद रखना क्योंकि पूरा आपको कंफ्यूज करेगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा यह चुनाव होता है अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। चुनाव होगा राष्ट्रपति का तो उसका निपटारा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उसके पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह अनुच्छेद 56 में दिया गया। 56 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद जो है खाली नहीं रहेगा जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं बनता, पहला राष्ट्रपति उस पद पर बना रहेगा। क्लियर, चाहे चुनाव हुआ हो नहीं हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में कभी देरी नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ अधिक आयोजन करना नहीं पड़ता है। राज्यसभा का मतलब एक संयुक्त मीटिंग आता है उसके अंतर्गत हो जाता है वो। ओके, आगे आपका पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनका अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेना पड़ता है।
जो राष्ट्रपति होता है अपना शपथ किसके पास लेगा, तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है सुप्रीम कोर्ट का उसके पास लेगा, और अगर वो अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का ही जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके पास शपथ लेगा। अब देखो प्रश्न आपसे कैसे पूछता है घुमा के, जैसे अभी रामनाथ कोविंद है, कौन, राष्ट्रपति है। प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उसके पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलवाया था, तो ऐसे बोबडे ने। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मुख्य न्यायाधीश, देखो ये भी पूछा जाता है, पर अगर टफ करेगा तो ऐसे पूछ देगा। तो ऐसे प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसके लिए क्या होगा कि इससे पहले जो 2-3 या जो फेमस जो राष्ट्रपति रहे हैं उस टाइम में कौन मुख्य न्यायाधीश रहा, उनका भी नाम थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में दिक्कत में डाल सकता है। अनुच्छेद 77 का या ए, ठीक ना, या 1 कह लो, के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर हो जाएगी। मतलब क्योंकि संवैधानिक अकॉर्डिंग क्या है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, तो जो भी कार्यपालिका का काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। और अनुच्छेद 77 का जो 3 है, इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। कोशिश करो कि ये सब याद रहना चाहिए आपको, अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो। वैसे भी एज ए भारत का नागरिक होने के कारण आप लोगों को ये सब याद रहना चाहिए, क्या पता कभी कोई बच्चा ही पूछ ले। ओके, तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है, पहले क्या करो, एक लाइन से ये क्रम याद कर लो, जैसे राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, ऐसे करके फिर उनका टेन्योर याद करो, याद हो जाएगा आसानी से। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62, 1950 से 62, इनका कार्यकाल 12 वर्ष का रहा, सबसे अधिक दिन तक रहे ये। एस राधाकृष्णन 62 से 67, जाकिर हुसैन 67 से 69, ये ओनली 2 वर्ष तक रहे थे। 67 से 69 अकाल पड़ा था, याद होगा उसी टाइम में। बेबी गिरी 69 से 74, 69 से 74। फारूक अली अहमद 74 से 77, 74 से 77। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82, नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82। ज्ञानी जेल सिंह 82 से 87। आर वेंकटरमन 87 से 92, 87 से 92। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97। के आर नारायण 97 से 2002, 97 से 2002। अब्दुल कलाम 2002 से 2007, 2002 से 2007। प्रतिभा पाटिल 7 से 12, प्रतिभा पाटिल पहली वुमेन थी, ये 7 से 12 तक रही थी। प्रणब मुखर्जी 12 से लेकर 17, प्रणब मुखर्जी 12 से लेकर 17। और रामनाथ कोविंद वर्तमान में 2007 से लेकर अभी तक है, ये 22 तक रहेंगे। अब नोट में यहाँ पे दिया गया है वीवी गिरी, ये 69 से लेकर मतलब 3 मई से लेकर 20 जून तक रहे ओनली। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, एवं बीडी जैती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। मतलब वो राष्ट्रपति छुट्टी पे थे या उनका देहांत हो गया तो ये कार्यवाहक के राष्ट्रपति थे, ये 3 थे। ओके, आगे आते हैं। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। तो पहले आपके दिमाग में यही आएगा, अगर मृत्यु हो जाएगा तो फिक्स है, मृत्यु होगा तब तो वो दे ही देगा त्यागपत्र, देना भी ना पड़ेगा उसको, ठीक ना। आगे क्या सब दिया गया, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र द्वारा, मतलब उपराष्ट्रपति को कह देगा कि हम त्याग दे रहे हैं और वो अपना त्यागपत्र दे देगा, ठीक है। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ओके, यह अनुच्छेद 56 के 2 में दिया गया है। आपको ऐसे याद रखना है कि 56 के 2 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग कैसे देगा। ओके, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अगर महाभियोग लग जाएगा, अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 क्या है, तो महाभियोग के थ्रू राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। महाभियोग है या राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस है, अनुच्छेद 61। महाभियोग याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है महाभियोग, अनुच्छेद 61। और 61वां संविधान संशोधन क्या है, तो मताधिकार का आयु जो 21 से 18 किया गया था वो था। ओके, महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 के क में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अगर अतिक्रमण करेंगे मतलब गलत यूज करेंगे तो उन पे लग जाएगा महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, ये नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61।
राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। 1/4 सदस्यों का। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश गया है, उसे 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है या हो जाना चाहिए। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और इस तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा और समझो, प्रश्न यह आएगा कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाने के लिए प्रस्ताव पारित होता है तो वो कहां से होगा, लोकसभा या राज्यसभा से? तो किसी भी सदन से हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, पर दोनों जगह 2/3 बहुमत से वो बिल पास करना होगा। क्लियर? और मतलब 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को अलर्ट करना पड़ेगा कि आप चाहे तो बिना महाभियोग आप पे लगे आप त्यागपत्र दे दो। तो वही जनरली होता है, जिनको अपने पोस्ट से उतना प्यार नहीं होता, प्यार तो सबको होता है लेकिन उसके लिए मरते नहीं है, वो क्या कर देते हैं, अपना त्यागपत्र दे देते हैं ताकि उनकी बदनामी ना हो। ओके, आगे हमारा राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। मैक्सिमम 6 महीना ही है, 6 महीना से पहले उसको भरना जाता है। अभी तक 6 महीना हालांकि खाली ही नहीं रहा, ठीक है ना, 6 महीना मैक्सिमम है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। यह अनुच्छेद 62 के क में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल जब कंप्लीट होगा उससे पहले ही क्या होगा, उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा ताकि राष्ट्रपति का सीट जो है वो खाली ना रहे और वो काम जो है वो भी विलंब ना हो। किंतु यदि उसे पूरा करने का कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल ना हो पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद पर धारण ना आ जाए। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 62 के क में। अनुच्छेद 62 के क में है। और ऐसा निर्देश क्यों दिया गया है कि कोई उपबंध ना आ जाए, ठीक है ना, मतलब कोई विलंब ना हो जाए काम में, इसीलिए ऐसा किया गया है। ओके, अनुच्छेद 56 का फर्स्ट ग में दिया गया है कि ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रपति नहीं चुना गया तो उपराष्ट्रपति उसके पद पे आ जाएगा और वो काम करना शुरू हो जाएगा, नहीं, पुराना राष्ट्रपति ही काम करेगा। काफी अच्छा लाइन है ये, इसी लाइन से प्रश्न सब आता है। आगे आपका अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में दिया गया है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद से राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया गया, जो इस उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उपलब्ध होगा और राष्ट्रपति कृत्यों को संपादित करेगा। इसको हम सिंपल भाषा में अगर कहें तो अगर राष्ट्रपति अपने सीट पे नहीं है और उपराष्ट्रपति भी अपने सीट पर नहीं है तो उस पोस्ट को कौन निर्वाहित करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो, और अगर वो भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उस काम को क्रियान्वित करेगा। ऐसा तो कोइंसिडेंट ही हुआ कि चारों नहीं है, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ऐसा होगा तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगा, आपसे काम करवा लूंगा, ठीक ना। आगे देखो, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपया। अगर आपको 5 लाख रुपया पर मंथ कमाना है तो राष्ट्रपति बन जाओ। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, आपको टैक्स भी इसमें नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त है, जैसे कि टेलीफोन बिल है, गाड़ी का तेल है, ये सब चीज जो है निवास के साथ आपको फ्री मिलेगा, रेंट भी ना देना पड़ेगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आपको वेतन जो है टाइम से मिलेगा। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति बन जाओ आप लोग। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया। मतलब एक साल में जब रिटायर कर जाता है ना तो 1 साल का 9 लाख रुपया मिलता है। 1 साल का 9 लाख रुपया मिलता है, मतलब अप्रॉक्स 85-86 हजार के आसपास पर मंथ। ओके,
अब आ गया राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। देखो हम लोकसभा या जब मतलब लोकसभा राज्यसभा आज नहीं करेंगे, राष्ट्रपति का जो भी आज हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना, चाहे वीडियो कितना भी लंबा बन जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो शेयर मेरे पे कर दिया करो। राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य में दिया गया पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्त कैसे होता है? राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति किनको नियुक्त करता है, ठीक ना, ये सारा लिस्ट आपको याद रहना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है याद करना, पर एक दो बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद को, इसको समझो जैसे कोई अन्य मंत्री होता है ना, जैसे मान लो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, तो उसको कौन नियुक्त करेगा? सलाह देगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहेगा कि हमको जो है ना पीयूष गोयल को रेल मंत्री बनाना है, तो राष्ट्रपति बोलेगा अच्छा ठीक है हम कर देते हैं स्वीकृत। तो ऐसा होगा, ठीक ना, मनमानी चलेगा इसका प्रधानमंत्री का, लेकिन सिग्नेचर जो होगा ना ये उसी का होगा। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, जो मतलब हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। एक ही समझो, जो भी इंडिपेंडेंट है ना, मतलब इंडिपेंडेंट पोस्ट जानते हो ना, जैसे कि चुनाव आयुक्त हो गया, ये सब, तो इस सब का भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। एक छोटा मोटा मतलब एक दिमाग में ये आ जाएगा, जैसे राष्ट्रपति है, कैग है, ये सब जो है अटॉर्नी जनरल हो गया, यूपीएससी का हेड हो गया, यूजीसी का हो गया, ये सब जो है ना सबका नियुक्ति कौन करेगा? मतलब राष्ट्रपति करेगा। ओके, अब आगे देखो, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब क्या यही हुआ? भारत के राज्यपाल, सॉरी राज्य का राज्यपाल होगा, राज्य का राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग का सदस्य, भाषा आयोग का सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य, भारत के राजदूत और अन्य राजनयिक, अनुसूचित जाति और प्रशासन संबंधी रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि। मतलब इस सब पे क्या होता है ना, प्रधानमंत्री का जोर जबरदस्ती या मुख्यमंत्री का जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो फिर बर्बाद ही हो जाएगा ये सब भी, इसीलिए राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है। क्लियर? अब विधायी शक्ति में क्या करता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये तो पता ही है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सा? तो संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावासन करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार है। मतलब संसद को आहुति करने, शुरू करने, सत्रावासन करने और उसको भंग करना, इस सब का पूरा अधिकार है। यहां पे एक मिनट रुको, देखो लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा को कौन भंग करेगा? राज्यसभा को। मेरे भाई राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा, कभी नहीं, चाहे राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे आप भी पहुंच जाओ चाकू लेके, राज्यसभा भंग नहीं होगा। क्लियर? लोकसभा भंग होगा। दूसरा है, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है इसके पास। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद के अभिभाषण करने की शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास। ये सब आता है विधायी शक्ति के अंतर्गत, मतलब कानूनी शक्ति। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनेगा, उससे पहले रहेगा बिल। लेकिन जब राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर कर दिया तो वो बन गया एक्ट, मतलब कानून, नियम बन गया वो। जैसे पढ़े थे ना CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, फिर बन गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। कहा है? क्योंकि राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिया उस पर, तो एक्ट बन गया वो। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, जैसे कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम का परिवर्तन भी हो रहा है ना, जैसे योगी आदित्यनाथ नाम चेंज कर रहे हैं, तो सिग्नेचर कौन कर रहा होगा वहां पे? राष्ट्रपति कर रहा होगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, संचित निधि में व्यय करने वाला विधेयक अनुच्छेद 177 के 3 के अंतर्गत, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़ा हुआ हो, प्रभाव डालने वाले विधेयक पर, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बंधन लगाने वाले विधेयक पर। अनुच्छेद 304 के अंतर्गत ये होता है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 क्या है? कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का बैठक भी बुला सकता है अगर साधारण बहुमत, मतलब साधारण विधेयक को लेकर असहमति है तब। ओके, नोट में दिया गया है कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। ये शक्ति है 113 के 3 के अंतर्गत।
अब आपका तीसरा दिया गया है कि संसद सदस्यों का मनोनयन का अधिकार में क्या सब है। तो जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो याद रखना लोकसभा में 2 सदस्य का और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। तो तब क्या करेगा, समुदाय में 2 व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, और कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त करेगा 80 के 3 के अंतर्गत। फिर से रिपीट करो, अनुच्छेद 30 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करेगा, जबकि अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा। 331 याद रखना, यही है साउंड का स्पीड, 331.7 मीटर पर सेकेंड। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 बहुत इंपॉर्टेंट है के तहत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। मतलब राज्य विषय के लिए जैसे 3 लिस्ट है ना, मतलब स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो राज्य सूची के लिए वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो 123। अब है सैनिक शक्ति। सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होता है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित है। वैसे नहीं कि मन होगा कि चलो पाकिस्तान पे हमला कर दो, ऐसा नहीं, विधि द्वारा यह नियमित होता है। आगे आपका राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। राष्ट्रपति विदेशों के लिए नए राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत के विदेशों के राजदूत की नियुक्ति का अनुमोदन भी करता है। अच्छा, यहाँ तक इतना पढ़े हैं, ये तो प्रश्न आया ही नहीं कि भारत में राष्ट्रपति का पद लिया कहाँ से गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद। क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर, मतलब कोई भी कांड उसने कर दिया हो उसको वो माफ कर सकता है, ठीक ना। इसका प्रलंबन, परिहार और लघु कारण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जा सकता है, जिसे मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करता है। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर परिवास में मतलब चेंज कर सकता है। परिलंबन में किसी दंड पर विशेषकर मृत्यु दंड रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी की सजा की विशेष स्थिति को कम किया जा सकता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। देखो यहाँ पे बहुत सारा ये जो है ना, ये लूप होल होता है। देखो समझो, जैसे मान लो कोई क्राइम किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ओके, तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। वहाँ क्या हुआ, जो मतलब गुनहगार है ना उसको सजा सुना दिया गया, तो गुनहगार क्या बोलता है कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, इन्होंने गलती से सजा सुना दिया। मतलब गुनहगार के पास पैसा होना चाहिए, जो भी लीडर होता है पैसा होता है ये, तो वो चला जाएगा हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ले लेगा, 2 से 3 साल का टाइम लेता ही है। अब वहां पे मान लो फिर सजा सुना दिया कि चलो आपको तो जेल होगा ही, आपको मरना ही पड़ेगा, मृत्यु दंड है, तो फिर वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अपील कर देगा। सुप्रीम कोर्ट भी लगा देगा 2 साल। फिर वहां भी क्या होगा कि बोलेगा कि नहीं आपको तो मरना ही पड़ेगा। फिर वो जो है ना वो कर देगा राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति अब हमको मतलब फैसला सुनाएगा। अब वहां लग जाएगा 10 साल, समझ रहे हो। तो मतलब पूरा जिंदगी में उसको फांसी वांसी नहीं पड़ेगा, वो बच जाएगा। तो ये काफी लूप होल है। यहाँ तक में एक फिक्स कर देना चाहिए कि ऐसे अपराधी को लगातार 2 सदन में अगर फांसी दे दिया गया है या कारावास सुना दिया गया है तो आपको अब कारावास फिक्स ही हो जाएगा, ऐसा कुछ कर देना चाहिए, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है। और साथ ही जो विक्टिम है ना उसके पास वो शक्ति नहीं होना चाहिए कि आप अपील करो। 1-2 में कोर्ट में आप अपील कर लो। जिनको दूसरा विक्टिम है ना, जो मतलब भुक्तभोगी हो रहे हैं, जिनको दुख हुआ है, उनको इस टाइप का ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये गलत हो जाता है इसमें। चलो आगे आते हैं। नोट में दिया गया है, जब क्षमादान के पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन पहले में ही काफी टाइम लग जाता है। राष्ट्रपति अगर फैसला करना शुरू कर दे तो समझ सकते हो ना कितना टाइम लगेगा।
अब 8वां है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। काफी इंपॉर्टेंट है ये तो। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना। भाग 18 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आता है। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपात लगा सकता है। पहला तो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, यह होता है अनुच्छेद 352। दूसरा होता है आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब रूल ऑफ लॉ हो जाए, मतलब कानून को कोई मान ही नहीं रहा है, ठीक ना, अलग ही चल रहा है, पुलिस के साथ जनता भिड़ गई है, ऐसा होता है ना, तो वो होता है 356 लगता है वहां पे राष्ट्रपति शासन। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, न्यूनतम अवधि इसका 2 महीना है, कम से कम ये 2 महीने के लिए लगेगा। इसमें होता है आर्थिक संकट आ गया है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक ना, इस स्थिति में ऐसा लगता है 360। ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा, इसको फिर से रिपीट कर लो। प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, तो राष्ट्रीय आपात जो होता है ना, ये आपात जो होता है 352 होता है। इसमें सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, युद्ध और बाह्य आक्रमण किसमें लगेगा? अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, मतलब काफी करप्शन हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो उसमें लगेगा राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत। और वित्तीय आपात समझ गए 360 के अंतर्गत, ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है और ये न्यूनतम है 2 महीने के लिए। 9वां पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है, लेकिन वो मानेगा जरूरी नहीं है। जैसे मतलब होता है ना कि आपको कोई सजेशन दे रहा है कि अरे ऐसा करो, आप लोग 4 बजे उठा करो, सजेशन तो ले रहे हो लेकिन आप करोगे नहीं वो, तो वही होता है यहां भी। ओके, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति भी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कई निर्णय नहीं लिए थे। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के साथ पुनर्विचार हेतु भेज दिया, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है या रखवाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, एकमात्र थे अभी तक। राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार ये राष्ट्रपति भी रहे। केवल बीबी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, मतलब फिर से मतगणना को चेकिंग किया गया, वो थे केवल बीबी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी 1 बार चुनाव हार गए थे, फिर बाद में निर्विरोध जीते, मतलब कोई अगेंस्ट में नहीं था, मतलब रेस में अकेले दौड़े थे और टॉप किए थे। ओके, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। चलो आगे, अब उपराष्ट्रपति है। यहां मैं सेशन को एंड करता हूं। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ओके, और जितना हो सके शेयर करो। पसंद नहीं आ रहा तब तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करने के लिए मैं कहता हूं, पर कारण जरूर बताओ ताकि वीडियो को इंप्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।